कि आखिरकार चंडीगढ़ का एक छोटा सा चुनाव इतनी बड़ी सुर्खियां कैसे बन गया। आखिर उसकी क्या वजह थी? वजह ये है कि चंडीगढ़ मेयर का चुनाव पहला ऐसा चुनाव था पूरी भारतवर्ष में जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ना था। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के काउंसिलर्स को मिला लिया जाए तो उनकी संख्या 20 बनती थी। उनके पास तो 14 है सारे, बीजेपी के पास। चुनाव में क्या हुआ? सबने अपना वोट कास्ट किया। 36 वोट डालने थे, 36 वोट डाले गए। जैसे ही प्रिजाइडिंग अफसर वोट गिन रहा है, उस पर साइन करता है, सीक्रेट बैलेट होता है, हालांकि ये 8 को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आरोप यह है कि ये सरासर धक्केशाही हुई है। नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। और इस हफ्ते वो कौन सी बड़ी खबर है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हर हफ्ते बुधवार को अक्सर हमारी बातचीत उस बड़ी खबर को लेकर होती है जिस पर सब लोगों की नज़र होती है, वही असली पब्लिक इंटरेस्ट होता है। इस बार क्या हुआ? सबसे चौंकाने वाला चुनाव हुआ, भले वो छोटा चुनाव ही था, लेकिन चंडीगढ़ के मेयर पद पर गजब का इसमें एक तरह से हम कहेंगे घटनाक्रम चल रहा है। और चुनाव के साथ साथ कई सारे विवादों को भी जन्म हो गया है। विवाद इतने बढ़ गए कि वो हाई कोर्ट तक पहुंच गए। 3 हफ्ते के अंदर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की सत्यता को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रिपोर्ट देने को कहा है। खैर, इस सब चीज़ों पर तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन सबसे पहली बात ये कि आखिरकार चंडीगढ़ का एक छोटा सा चुनाव इतनी बड़ी सुर्खियाँ कैसे बन गया। आखिर उसकी क्या वजह थी? आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि ये चुनाव भले 5 साल के लिए होता है, लेकिन जो म्यूनिसिपल एक्ट है पंजाब का, उसके मुताबिक हर साल मेयर बदल जाता है। यानी 5 साल में 5 मेयर बनते हैं। अब आप कहेंगे कि हर बार चुनाव नहीं होता तो मेयर कैसे बदल जाता है? तो इसमें व्यवस्था क्या है कि चंडीगढ़ का जो मेयर होगा 1 साल के लिए, जैसे मान लीजिए कि महिला को बनाया जाएगा, दूसरे साल के लिए कोई आरक्षित सीट होगी, ये अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को रखा जाएगा इसमें। तीसरा ये रहेगा कि एक ऐसा पार्षद आएगा जो पार्षद जो है वो किसी फलां से होता हो। तो इस तरह से अलग अलग, एक महिला हो गया, एक पुरुष हो गया, एक अनुसूचित जाति हो गया, एक जनरल कैटेगरी का हो गया। इस तरह से 5 सालों को 5 मेयर्स में बांटा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हर साल दिसंबर जनवरी के महीने में ये चुनाव होता है आमतौर पर, और बड़ी साधारण प्रक्रिया के तहत हो जाता था। टोटल 36 वोट हैं चंडीगढ़ के नगर निगम के चुनाव में, और 36 में से नॉर्मली जो है वो 19 वोट वाला वहाँ पर मेयर बनता है, उस पार्टी की विजयी होती है। ये विवाद शुरू हुआ जब आम आदमी पार्टी की यहाँ 14 सीटें आई। 14 सीटें आने के बाद ये हुआ कि बीजेपी का मेयर बन गया। बीजेपी का मेयर, ये इस बार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पहले जब चुनाव हुआ था तब की बात कर रहा हूँ। और बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसे हो गया। पता ये चला कि जो कांग्रेस के लोग थे उनमें से कुछ लोग पाला बदल कर बीजेपी के साथ मिल गए, कुछ ने अपने वोट में इस तरह की त्रुटि कर दी जिसके कारण वो रिजेक्ट हो गए और फाइनली वो बन गया। लेकिन इसमें कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों अलग अलग किनारों पर खड़ी होकर ये चुनाव लड़ रही थी। अब ये जो मौजूदा चुनाव है ये खास कैसे हुआ और इसका विवाद कैसे बढ़ा, इसकी एक खास वजह है। वजह ये है कि चंडीगढ़ मेयर का चुनाव पहला ऐसा चुनाव था पूरी भारतवर्ष में जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ना था। यानी जो इंडिया अलायंस बन रहा था उसकी बानगी की पहली तस्वीर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से साबित करनी थी, और डंके की चोट पर दोनों लोगों ने इसका ऐलान भी किया। दोनों लोग कौन? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 2024 की तस्वीर कैसी होगी ये चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव से साफ हो जाएगी, और ये एक शुरुआत होगी जिसका अंत 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और महागठबंधन मिलकर जीत हासिल करेगा पूरे देश में, और इसकी तस्वीर नजर आएगी चंडीगढ़ से। शायद आम आदमी पार्टी की यही सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर था, बहुत बड़ा था कि चुनाव भले छोटा है चंडीगढ़ मेयर का, लेकिन इससे वो एक ऐसी तस्वीर पेश करना चाहते थे कि हम मिलकर
जिस तरह से चंडीगढ़ के नगर निगम का चुनाव जीते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उसी तरह से हम लोकसभा का चुनाव भी पूरे देश में जीतेंगे। और उस मॉडल का सब्जबाग दिखाने के लिए, उस मॉडल का सपना या अक्स दिखाने के लिए चंडीगढ़ के नगर निगम के मेयर के चुनाव को उन्होंने सैंपल के तौर पर पेश करना था। अब ये बात उन्होंने इसलिए ताल ठोक कर कह दी क्योंकि उनको लगता था कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के काउंसिलर्स को मिला लिया जाए तो उनकी संख्या 20 बनती थी। अब 36 में से जिसके पास 20 हैं और तोड़फोड़ कोई हो नहीं रही है, तो उनको लगा कि उनके पास तो 14 है सारे बीजेपी के पास, और 14 में अगर एक प्लस कर लीजिए अकाली दल का, और एक वोट जो है वहाँ की जो सांसद होते हैं उनका भी एक वोट जो है उनको देने का अधिकार होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खींच कर भी 16 हो जाएंगे। तो अगर 16 और 20 को मिला लिया जाए तो 36 बन जाते हैं। तो अब और कहाँ से आएंगे? तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने ये ताल ठोक दी। अब ताल ठोकना तो ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पहली बार जब चुनाव की तारीख आई तो उस चुनाव की तारीख पर जो प्रिजाइडिंग अफसर थे वो बीमार हो गए। यहीं से इशारा ये शुरू हो गया कि सब कुछ सही सलामत या सारी गोटियां ठीक नहीं हैं, सियासत में कोई ना कोई पेंच है। प्रिजाइडिंग अफसर बीमार हो गए और उन्होंने कहा कि फरवरी के महीने यानी पहले हफ्ते में चुनाव करा लिया जाएगा। अब जनवरी में होने वाला चुनाव अगर फरवरी तक जाता है तो तब तक जो है कुछ ना कुछ हीला हवाली देकर कुछ ना कुछ सिस्टम बना लिया जाएगा, या देख लें कि भैया अगर किसी के मन में कोई द्वंद्व है, कोई शंका है तो वो टूट कर ही आ जाए। लेकिन ऐसा इसलिए हो ना सका, फरवरी पर ये चुनाव इसलिए जा ना सका क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने फैसला किया कि जो प्रिजाइडिंग अफसर बीमार हुआ है और चुनाव को एक तरह से स्थगित करके नई डेट दी जा रही है, तब तक कोई खेल हो जाएगा, लिहाजा वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद तारीख तय कर दी 30 जनवरी की कि नहीं, फरवरी के पहले हफ्ते में नहीं, अब 30 जनवरी को चुनाव कीजिए। 30 जनवरी को चुनाव आ गया, 30 जनवरी को चुनाव हुआ। चुनाव में क्या हुआ? सबने अपना वोट कास्ट किया। 36 वोट डलने थे, 36 वोट डाले गए, 36 वोट डले भी। 36 वोट का रिजल्ट क्या आया? जो 20 का दावा कर रहे थे वो रह गए 12, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो 20 से 12 पर आ गया, और जो 14 वोट बीजेपी के साथ थे वो अकाली दल और जो वहाँ की सांसद थी किरण खेर, उनके वोट को मिला के 16 पर पहुँच गए। तो जो 12 थे वो आउट और जो 16 थे उनका मेयर बन गया, यानी फिर बीजेपी का मेयर बन गया। अब हल्ला यहाँ से शुरू हुआ, हंगामा यहाँ से शुरू हुआ। आप तस्वीरें लगातार देख रहे होंगे कि जैसे ही प्रिजाइडिंग अफसर वोट गिन रहा है उस पर साइन करता है, सीक्रेट बैलेट होता है हालांकि ये, लेकिन इसमें स्टैंप के अलावा कोई भी अगर त्रुटि निशान या कुछ भी इस तरह की उसकी पारदर्शिता को या उसकी सीक्रेसी को भंग करने की कोशिश की जाती है तो वोट रद्द मान लिया जाता है। यही वहाँ पर बताया गया कि जो 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने डाले उनमें से 8 को इनवैलिड घोषित कर दिया गया, यानी वो गिनती लायक योग्य गिनती के नहीं हैं। तो अगर 8 इनवैलिड हो गए, अवैध करार हो गए या वैध नहीं रहे तो फिर उनकी संख्या कितनी रहेगी? 12, और बीजेपी प्लस अकाली दल प्लस सांसद ये बना के बन गई 16, तो वो चुनाव जीत गए। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आरोप ये है कि ये सरासर धक्केशाही हुई है। ये इसलिए धक्केशाही हुई है कि उनके 8 काउंसिलर्स के वोट्स को इनवैलिड किया गया, और ये इसलिए इनवैलिड किया गया ताकि बीजेपी को चुनाव जिताया जा सके। आरोप जो प्रिजाइडिंग अफसर ये काम कर रहे थे और वहाँ जो सिस्टम काम कर रहा था उस पर लग रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत ये सब कुछ करने के लिए कहा गया था। हाई कोर्ट की ऐसी इंस्ट्रक्शन थी कि पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग हो भी रही थी, मीडिया वहाँ मौजूद भी था, बावजूद उसके जो आंकड़ा दिया गया उस आंकड़े के मुताबिक ही मेयर बनना था। अभी आंकड़ा बताया ही गया और बीजेपी के तमाम काउंसलर्स मंच पर पहुंच गए, प्रिजाइडिंग अफसर उठे, वो इससे पहले कि सभी वोट समेट कर जो बैलेट सीक्रेट बैलेट पे वोट किया गया था उसको इससे पहले कि समेटते तब तक मेयर को जो है नए मेयर को बीजेपी के काउंसलर्स ने उनकी कुर्सी पर बिठा दिया
और नारेबाजी हो गई। नारेबाजी के साथ ही ऐलान भी हो गया कि बीजेपी का मेयर बन गया और साथ ही हंगामा भी शुरू हो गया। वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग उन बैलेट्स को लेकर, बीजेपी के काउंसलर्स के साथ प्रिजाइडिंग अफसर की नीयत को लेकर सवाल उठाते नजर आए। धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, दिल्ली तक जो है इस चुनाव में पक्षपात करने का आरोप लगाया गया और बड़े गंभीर आरोप लगे। अरविंद केजरीवाल से लेकर भगवंत मान, राघव चड्ढा, पवन बांसल, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। आज भी हंगामा जारी है और इसमें सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि इतना छोटा चुनाव था तो इसमें इतने बड़े स्तर पर ये इतना बवाल करने की ज़रूरत क्या थी? ये चुनाव जरूर छोटा था लेकिन इसकी आहट बहुत बड़ी थी। इसीलिए मुझे ये लगता है कि हर हाल में इस चुनाव को जीतना बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज था। कहते हैं चुनाव में या फिर राजनीति में साम दाम दंड भेद हर नीति चलती है, ये शास्त्रों में लिखा है। तो ये साम दाम दंड भेद की नीति के तहत ही चुनाव किया गया और इस चुनाव में जीत हासिल करके बीजेपी ये साबित करना चाहती थी कि चुनाव चाहे छोटे से छोटा हो, वो उसे पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं और एक मैसेज ये देने की कोशिश थी कि नंबर की गेम में उनके विपक्षी दल चाहे कुछ भी बोलते रहें लेकिन उनके वोट कटुआ यानी उनके क्रॉस वोटिंग करने वाले अब भी उनके भीतरघात करने के लिए तैयार रहते हैं। और जब हंगामा शुरू हुआ तो बीजेपी के बहुत सारे काउंसलर्स ने यही कहा। हालांकि ये भी आरोप लगाया गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वोट्स में छेड़छाड़ इसलिए की गई ताकि उनको इनवैलिड किया जा सके। कोई भी काउंसलर क्यों इसमें छेड़छाड़ करेगा? छेड़छाड़ करनी है तो वो आए ना, वो पाला बदल ले, जो ऑफर ये दे उसको एक्सेप्ट कर ले, हॉर्स ट्रेडिंग होने लगे। जब ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो फिर प्रिजाइडिंग अफसर या कोई बीच में इस तरह का शख्स उन वोट्स को इनवैलिड करार कर देने के लिए इस तरह की शरारत करता है ताकि कल को उनमें कोर्ट में रखा जाए उनको तो ये पता लग जाए कि इसमें ये इंक लगी हुई थी या स्टैंप के अलावा इसमें ये चीज़ शामिल थी, इसलिए इनवैलिड किया गया। अब बड़ा सवाल क्या है कि संवैधानिक प्रक्रिया पर एक सवाल उठा है, चयन प्रक्रिया पर एक सवाल उठा है। फैसला हाईकोर्ट को ही करना है, मसला हाईकोर्ट जाना था और हमने पब्लिक इंटरेस्ट में बताया भी और ये मसला हाईकोर्ट गया भी। आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि 3 हफ्ते के अंदर इस पर रिपोर्ट दी जाए। फरवरी के आखिरी हफ्ते में फिर से इस केस की सुनवाई होगी। लेकिन आज से पहले हमने हरियाणा में भी देखा है, दूसरे भी कई राज्यों की विधानसभाओं में देखा है कि जब भी इस तरह से क्रॉस वोटिंग को लेकर या फिर बहुत फंसा हुआ मामला होता है चुनाव के दौरान, तब मसला हाईकोर्ट जाता है और हाईकोर्ट में उसकी सत्यता पता लगाने में, रिपोर्ट्स मांगने में, फैक्ट फाइंडिंग देने में, इन तमाम चीज़ों के लिए समय लग जाता है और तब तक जो आदमी किसी भी चुनाव की कुर्सी पर जीता हुआ घोषित किया जाता है उसका काफ़ी अरसा गुजर चुका होता है। हरियाणा विधानसभा में भी एक बार यही हुआ था और अब जो है वही बात चंडीगढ़ के नगर निगम के मेयर पद को लेकर हो रही है। अब क्या हुआ, हाई कोर्ट में भी आज सुनवाई थी लेकिन उधर कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का जो है विरोध प्रदर्शन भी जारी था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भवन के बाहर आज चंडीगढ़ कांग्रेस के बहुत सारे नेता वहां पहुंचे, बहुत एग्रेसिव प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल एक बनता है कि प्रदर्शन भी ठीक है, अदालत में भी जाना ठीक है, चुनाव के लिए हॉर्स ट्रेडिंग भी पुराना रिवाज है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या चुनाव में इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी जब हाईकोर्ट इन्वॉल्व होगा, वीडियोग्राफी हो रही होगी, बावजूद उसके अनएक्सपेक्टेड नतीजे सामने आने लगेंगे। प्रिजाइडिंग अफसर के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं लेकिन उनके चेहरे पर जिस तरह का तनाव देखा जा रहा है या जो कुछ हंगामा हो रहा है, उन सब चीज़ों को देखने के बाद, इन तस्वीरों को लाइव देखने के बाद, क्या हमारे संविधान में चुनाव की जो प्रक्रिया तय की गई है या अदालतें जो ये प्रक्रिया तय करती हैं उन पर यकीनन आंखें मूंदकर विश्वास होता है? फिर तो ये लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। सवाल ये है कि वो प्रिजाइडिंग अफसर ने कोई गड़बड़ की या नहीं की। क्या वोट जो थे वो सीक्रेट बैलेट इनवैलिड थे या नहीं थे? इन तमाम चीज़ों पर आखिरी मोहर हाई कोर्ट लगाएगा। जांच होगी, इंक्वायरी होगी, रिपोर्ट होगी, तय होगा, वीडियोग्राफी देखी जाएगी, सब कुछ देखा जाएगा, तमाम सबूत जुटाए जाएंगे। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या एक चुनाव की प्रक्रिया की साख को बट्टा लगता है? क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुनाव जीतना मायने रखता है या लोगों का दिल जीतना भी उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट होता है?
या ये मान लिया जाता है कि भले लोगों का दिल जीते ना जीते, अगर हम चुनाव जीत गए तो लोगों का दिल तो अपने आप जीत लिया जाएगा या लोग तो अपने आप अपने हो जाएंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर हर शख्स अपने मन में सोच रहा होगा। हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे होंगे, कौन सही है कौन गलत है ये निचोड़ निकल नहीं पाता है। लेकिन उन तस्वीरों को हमेशा आदमी याद रखता है जो तस्वीरें कल चुनाव के दौरान प्रिजाइडिंग अफसर की कैमराज में रिकॉर्ड हुई। और इन हंगामों को, इन तस्वीरों को राजनीति के इतिहास में हमेशा जब भी इस तरह का कोई दोबारा मौका आएगा तो इनको याद किया जाएगा। बहुत से नेता, आज मैं सुबह से ट्विटर पर देख रहा था, सोशल मीडिया पर देख रहा था, इन तस्वीरों को लगातार पोस्ट कर रहे हैं और चुनाव को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। पर क्या इससे किसी बड़े नेता को फ़र्क पड़ता है या उन नेताओं को फ़र्क पड़ता है जो नेता जनता के बीच रह के जनता की आवाज़ बनकर चुनाव जीतना जानते हैं या जीतना चाहते हैं? अगर इसी तरह से खेल होता रहेगा तो फिर जेन्युइन और धक्के से बने हुए राजनीतिज्ञों में कितना फ़र्क रह जाएगा। मुझे ये लगता है कि अगर लोग और लोगों का दिल जीतकर अगर नेता चुनाव की जीती हुई किसी कुर्सी पर बैठता है तो उसका सम्मान बनता है, लोग दिली तौर से उस पर जुड़े रहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर चाहे कोई कुछ भी बन जाए, जनता को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल जनता के लिए किए जाने वाले कार्यों पर फोकस्ड होना चाहिए। जनता के लिए आपने क्या किया कि जनता आपको जितवाने के लिए, आपको किसी कुर्सी पर बिठवाने के लिए लामबंद हो जाए, जी जान से जुट जाए, या फिर नंबर गेम में फंसाकर जनता के वोट बैंक को दरकिनार करके हमेशा इसी तरह से राजनीति में ये चलन बढ़ता जाएगा। ये वो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल हर एक के दिमाग में सोचे समझे जा रहे हैं, सियासतदान सोच रहे हैं। इससे एक लाइन और मिलती है कि अगर इतने छोटे चुनाव में इस तरह का काम हुआ है तो बड़े चुनाव में क्या होता होगा। क्योंकि इंसान का मन है, शंकाएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, कई तरह के सवाल जहन में उठ रहे होते हैं। तो एक सवाल ये भी आ जाता है कि अगर इतने छोटे चुनाव में इतना ज़्यादा दांवपेच खेले जा रहे हैं तो बड़े चुनाव में क्या क्या होता होगा। हो भी सकता है, नहीं हो सकता। मुझे ये लगता है कि तमाम प्रक्रियाओं को संविधान के तहत जो भी उसकी मर्यादा और उसके तहत हमें अख्तियार मिले हुए हैं, और उन तमाम चीज़ों की विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिस्टम में, और कायदे से वही होना चाहिए जो जनता का मैंडेट होता है, जो जनता के दिल की आवाज़ होती है, उसी के साथ सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग उसके साथ सपोर्ट करने लगते हैं उनको, मुझे लगता है, उनका जनमानस और जनाधार बढ़ने लग जाता है। और शायद जो जनता की बात को दरकिनार करके सिर्फ नंबर की गेम में और आंकड़ों में खेलकर या हथकंडे अपनाकर कुर्सी तक पहुंच जाते हैं, उनको कुर्सी की ज़्यादा फिक्र हो जाती है और जनता की फिक्र कम रह जाती है। बाकी इन तमाम सवालों के साथ मैं सारी बातें आप पर छोड़ता हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट में आप फैसला लीजिए कौन सही है कौन गलत है। सबूतों और तथ्यों के आधार पर तो अदालतें तय करती हैं, हम तो परसेप्शन के आधार पर ही फैसला ले सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ये पार्टियां भी, ये राजनीतिक दल भी, ये तमाम राजनीतिक लोग भी परसेप्शन की गेम ही खेलते हैं। परसेप्शन को ठीक करने के लिए बड़े चुनाव किस तरह से जीतने हैं उसके लिए प्लानिंग होती है। और दूसरी बात, अगर पार्टी की परसेप्शन सुधरेगी और अगर आपके कुर्सी पर बैठने से परसेप्शन बढ़िया होती है तो जाहिर सी बात है हर एक को इसका अधिकार है। लेकिन साथ ही साथ ये भी फ़र्ज बनता है कि जनता से फतवा लेकर ही ये काम किया जाए। अब आप कहेंगे कि सवाल ये भी उठता है कि जिन लोगों ने चुनाव जीता और जो मेयर की कुर्सी पर बैठे हैं वो भी जनता का फतवा लेकर आएंगे। सवाल ये भी बनता है कि जो रो रहे हैं उन्होंने भी फतवा लिया था। अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तभी ये पता लगेगा कि किसका हंसना जायज़ है और किसका रोना जायज़ है। सवाल आज परसेप्शन, संवैधानिक प्रक्रिया और उन तमाम फैसलों और रीतियों और रिवाजों का है जो राजनीति में बहुत लंबे समय से चल रहे आ रहे हैं, और इनको कैसे बचाए रखना है, इनको कैसे बनाए रखना है, इनकी गरिमा को कैसे बहाल रखना है, ये सब नेताओं पर, सिस्टम पर और प्रक्रिया से जुड़े लोगों पर निर्भर करता है। पब्लिक इंटरेस्ट में आप अपना ओपिनियन बनाइए, आप खुद अपने मन में तस्वीरें देखकर फैसला कीजिए कौन सही है कौन गलत है। बाकी हाई कोर्ट का जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिपोर्ट आएगी, वो हम आपसे साझा जरूर करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही, लेकिन
सोमवार से शुक्रवार तक रोज रात 9 बजे एबीपी न्यूज़ पर आप हमारा और आपका पसंदीदा कार्यक्रम एबीपी न्यूज़ ज़रूर देखा कीजिए। इसमें हम आपसे जुड़े मुद्दे, आपसे जुड़ी खबरें और जिनसे आपके और आपके आसपास के लोगों को सरोकार होता है वो चीज़ें लेकर आते हैं। ये आपका शो है, तो इसमें जुड़ना कभी मत भूलिएगा। फीडबैक आपका हमें मिलता रहता है और आगे भी उसका इंतज़ार रहेगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। नमस्कार।